सो प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशियल रेट लॉ के बारे में, है ना। तो हम लोग डिफरेंशियल रेट लॉ कर रहे थे, डिफरेंट, है ना। सर आपकी वीडियो शायद स्पॉटलाइट नहीं है सर। हाँ, मेरा वीडियो नहीं है क्या? आप ठीक है? अभी ठीक है? वीडियो देखो आप, है ना। अब ठीक है? म्यूट तो मैं सबको कर दिया है। ओके, ठीक है। तो डिफरेंशियल रेट लॉ हम लोग काम कर रहे थे। डिफरेंशियल रेट लॉ में क्या था कि अगर हमें कोई केमिकल रिएक्शन दी जाती है ना, और अगर कोई केमिकल रिएक्शन अगर हमें दी जाती है तो हम लोग क्या करते हैं उसमें, इसका डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे लिखते हैं? 1/dA/dt 1/b dB/dt 1/c dC/dt 1/d इक्वल टू जो होगा R हो जाता है। R होगा क्या हो जाता है? रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है ना, ये हो जाता है। तो जैसे कोई रिएक्शन है अपनी, जैसे कोई रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गिविंग यू 2NH3, है ना। तो इसमें मैंने पिछले क्लास में बता दिया था केमिकल काइनेटिक्स में आपको क्या करना पड़ेगा। केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ना, है ना। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में आपको रिएक्शन दी जाएगी। अगर रिएक्शन नहीं दी जाती है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, या डेटा देने का जो तरीका है वो डिफरेंट हो जाता है, लेकिन देनी चाहिए, मतलब देनी तो चाहिए, ठीक है। और समटाइम स्टूडेंट सेज कि सर इसमें कैसे करेंगे, मतलब कभी कभी लोग उसकी भी बात करते हैं, इक्विलिब्रियम की भी बात करते हैं, क्योंकि आप ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पढ़ाई गई थी, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे आप कैसे करोगे, एक मिनट देख रहा हूं। तो इक्विलिब्रियम पे कैसे करने वाले हो? बेसिकली इक्विलिब्रियम पे ये वाला डायग्राम बनता था रेट का, आपको याद होगा, है ना। ये ऐसे करके क्यों बनता था? तो आर एफ इक्वल टू, और ये आर बी होता था। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता था? घटते घटते। और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होता था? बढ़ते बढ़ते। एक समय वो आता था जब दोनों बराबर हो जाते थे, है ना। इस पॉइंट पर जाकर इस वाले रीजन में क्या होगा? आर एफ इक्वल टू क्या होता था? आर बी होता था। ध्यान देना, जो केमिकल काइनेटिक्स वाला जो पार्ट है, जो केमिकल काइनेटिक्स वाला पार्ट है, यहाँ पे अगर मैं, ये टाइम का एक्सेस है, समझिएगा। तो ये मान लो टाइम, मान लो मैंने 10 मिनट ले लिया। केमिकल काइनेटिक्स 10 मिनट के बाद खत्म हो जाएगी। केमिकल काइनेटिक्स जब रेट आपस में बराबर हो जाते हैं, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड आपस में बराबर होगा, तो कोई नेट चेंज आपको दिखाई नहीं देगा। जब कोई नेट चेंज आपको दिखाई नहीं देगा तो आप केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ते हैं। इसीलिए केमिकल काइनेटिक्स में टाइम की स्टडी होती है, केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? अमाउंट वगैरह की स्टडी होती है। इसीलिए हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम में ऐसी कोई इक्वेशन नहीं थी जहां पे हम टाइम की स्टडी करते हो, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स केवल और केवल इस वाले पार्ट में लगेगा। केमिकल काइनेटिक्स जो है ना, वो केवल और केवल इस वाले पार्ट में लगेगा। जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, जब इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाता है, तो केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस वाले पार्ट पर केमिकल काइनेटिक्स नहीं है। ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे नो काइनेटिक्स, कोई काइनेटिक्स नहीं होगा अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर हो जाते हैं। हम जिस रेट को पढ़ते हैं इस चैप्टर में, वो हमारा आर नेट होता है। नेट रेट पढ़ते हुए हम लोग आर एफ माइनस आर बी पढ़ रहे होते हैं। नेट कोई बताता नहीं है, लेकिन हम बाय डिफॉल्ट यही पढ़ रहे हैं, है ना। बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या कर रहे हैं? बाय डिफॉल्ट हम लोग आर नेट पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से समझ में आया, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे dN2/dt हो जाएगा -1/3 d/dt ऑफ H2 हो जाएगा, और ये क्या होगा? 1/2 dNH3/dt हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस शुड बी इक्वल टू R, है ना। ये इसका डिफरेंशियल रेट लॉ लिखा जाएगा। अब समझना एक बात को, ये जो लिखा है ये क्या है? ये है रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। मैं ROR लिख देता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन। इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या बोलोगे? जब कोफिशिएंट के साथ, ये पूरा जो है ना,
इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। इसको क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे रेट ऑफ रिएक्शन ROR विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया। ये मतलब है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज दिस DH2/dt, अगर कोई कहता है व्हाट इज दिस, ये क्या होगा, तो DH2/dt यहां से देखोगे तो 3 यहां मल्टीप्लाई कर लेना इस जगह पे, है ना? समझना ध्यान से, -1/3 ये तो किसके बराबर, ये क्या है? ये बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन ही है, बट हमने किसके रिस्पेक्ट में लिखा है? हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लिखा है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इसको DH2/dt को लिखता है, ऐसे लिखता है, तो वो 3R हो जाता है। 3R ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। ये बन जाएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, आ रहा बात समझ में, है ना? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन बन जाता है। ओके, आ रहा बात समझ में? हाँ, अभी लोगों को पता ही नहीं केमिकल काइनेटिक्स कब स्टार्ट हो गया। केमिकल काइनेटिक्स पिछले लेक्चर में स्टार्ट हो गया था। केमिकल काइनेटिक्स पिछले लेक्चर में स्टार्ट हो गया था। चलो देखो, है ना? हाँ, ये फर्स्ट पेज है इस तरीके से। ओके, यहाँ पे किसी कोई प्रॉब्लम है? ये वाला बात समझ में आया कि नहीं आया, है ना? ये वाला प्रॉब्लम समझ में आया नहीं आया? -1/3 DH2/dt इज R, जो ये अगर आप कोफिशिएंट के साथ लोगे तो वो रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। लेकिन अगर आप किसी सब्सटेंस के सामने माइनस साइन लगा दोगे तो वो क्या कहला, वो कितना हो जाएगा? वो इसका 3R हो जाएगा। मतलब कहने का, जिस रेट से रिएक्शन चल रही है उसके 3 गुना रेट से कौन अब डिसअपियर हो रहा है ना? डिसअपियरेंस ऑफ क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा, है ना? उतने वो क्या होगा? उतने ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें ये नोट हो गया होगा सब लोगों का? नोट हो गया सब लोगों का? देखो एक मिनट, मैं हटाता हूं इसको। ठीक है, तो अगर मैं एक चीज और लिखूं यहाँ पे, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं +DH2/dt, तो ये क्या माना जाएगा? ये माना जाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन, है ना? फॉर्मेशन या अपीयरेंस जो भी बोलो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रेट ऑफ फॉर्मेशन बोला जाएगा। ओके, तो प्लस साइन के साथ अगर लिख दोगे, प्लस साइन के साथ अगर लिखोगे, समझो, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा। और माइनस साइन के साथ लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? बोलो। हाँ, रेट ऑफ क्या हो जाएगा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ कंजम्पशन हो जाएगा, है ना? लेकिन अगर कोफिशिएंट के साथ H2 तो फॉर्म ही नहीं हो रहा। हाँ, बिल्कुल सही बात है, H2 फॉर्म यहाँ नहीं हो रहा है ना? लेकिन कभी मैं जस्ट आपको कंपेयर करा रहा हूँ, है ना? मैं जस्ट आपको कंपेयर करा रहा हूँ, समझाने की बात है यहाँ पे, कि कभी अगर किसी भी सब्सटेंस के सामने प्लस साइन लगा होगा तो वो फॉर्मेशन माना जाएगा, उसके सामने माइनस साइन लगा होगा तो वो क्या माना जाएगा? डिसअपीयरेंस माना जाएगा या कंजम्पशन माना जाएगा। और उसके साथ अगर कोफिशिएंट लगा हुआ होगा उस केमिकल रिएक्शन में, ठीक है ना, तो उसके अगर वो लगा होगा, कोफिशिएंट लगा होगा, तो वो क्या माना जाएगा? वो रेट ऑफ रिएक्शन माना जाएगा, है ना? तो वो रेट ऑफ रिएक्शन माना जाएगा। ठीक है, आ रहा बात समझ में? सी का डिसअपीयरेंस रेट क्या होगा? सी का डिसअपीयरेंस रेट जो होगा, नहीं, सी का डिसअपीयरेंस रेट अपने को नहीं बताना है। सी का डिसअपीयरेंस रेट अपने को नहीं बताना है, बिकॉज सी जो है ना वो फॉर्म्ड हो रहा है। तो सी फॉर्म्ड हो रहा है, तो इसमें कहीं सी फॉर्म्ड हो रहा है, तो यहां पर सी क्या होगा? यहां पे सी के साथ हमेशा प्लस आएगा। जब आपको केमिकल रिएक्शन दे दी गई है ना, तो आपको बता दिया है कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। लेकिन अगर आपको केमिकल रिएक्शन नहीं दी गई है तो आप कैसे चीजों को प्रिडिक्ट करोगे? तब की बात है। यहाँ तो बता दिया ना कि सी बन रहा है, तो यहाँ पे प्लस साइन के साथ ही चलेंगे। हाँ, मैं ये कर सकता हूं कि आपको सी के फॉर्मेशन का रेट बता सकता हूँ, DC/dt जो होगा
तो ये वाला जो कोफिशिएंट सी है वो इसके आर में मल्टीप्लाई कर देना तो आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, आगे बात समझ में? ओके, तो इस तरीके से रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। देखो अभी है ना, अभी चैट बंद रखा है, अभी डाउट जिसको भी पूछना होगा उसके बाद पूछेगा। तो एक न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर में और आप बताएंगे। एक न्यूमेरिकल लिखता हूं और उस न्यूमेरिकल को आप करिए तो उससे आपको और क्लियर आ जाएगा समझ में। लिखिए, फॉर द रिएक्शन 2N2O5 gaseous giving you 4NO2 gaseous plus O2 gaseous. Rate of formation of NO2 is 0.0036 mole per liter second inverse, ये दे रखा है ना। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज दिस। ओके, फाइन, अब आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट जो है ना, इसका पहला पार्ट है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। सेकेंड पार्ट इसका जो है ना वो है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस। तीसरा पार्ट जो है ना वो है आपका रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2O5। तो अगर आप वास्तव में आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट कर दोगे, ठीक है। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड का आंसर, चैट ओपन है, फटाफट आप मुझे चैट में बता दो फर्स्ट सेकंड थर्ड का आंसर, है ना। ये लिखा रहूंगा, ये लिखा रहने देता हूं ताकि अगर मुझे कुछ समझाना होगा तो मैं आपको समझा पाऊंगा, ठीक है। बताओ, चैट ओपन है, फटाफट लिखो, डिफरेंशियल रेट लॉ लिखो और समझो चीजों को। 0.009 क्या आएगा? फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर है। ओके, तो लगभग काफी लोगों का आंसर आया है इसमें, है ना। तो बिल्कुल वैसे ही कंसेप्ट है। अगर आपने कोफिशिएंट वगैरह यूज कर लिया, यूज करने के साथ अगर आप लिखोगे तो क्या बन जाएगा? वो रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा। और कोफिशिएंट यूज नहीं करोगे तो बस आपको प्लस और माइनस साइन लगाना है। तो प्लस और माइनस साइन लगाकर आपको क्या करना है ना, बता देना है ना। उससे आपको फॉर्मेशन और डिसअपीयरेंस दोनों ही आपको पता चल जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए देखते हैं इसमें। तो आपको ये दिया गया है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 दिया गया है ना। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, है ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 दिया गया है, ठीक है।
तो आपको जो गिवन है इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको जो गिवन है वो क्या है, देखो इस क्वेश्चन में जो गिवन था उसमें आपको दिया हुआ है प्लस, क्योंकि फॉर्मेशन है, और किसका फॉर्मेशन है, NO2 का, तो ये आपको दिया है प्लस साइन फॉर्मेशन के लिए, NO2 जो सिंबल है वो आया टाइम के साथ, और 0.0036 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, ये दिया हुआ है। अब जो हमारा केमिकल रिएक्शन है उससे हम डिफरेंशियल रेट लॉ लिखेंगे, तो डिफरेंशियल रेट लॉ लिखेंगे तो 1/dN2O5 dt इक्वल टू क्या होगा, 1/4 dNO2 बाई dt इक्वल टू होगा d/dt ऑफ O2 इज इक्वल टू R हो जाएगा, और ये अपने को पता है ये ROR है, रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, अपने को क्या दिया है, अपने को ये वाला पार्ट दिया है, केवल इतना पार्ट दिया हुआ है, ये वाला पार्ट जो है ना, यहाँ पे आप ये जो वैल्यू है यहाँ पे रख सकते हैं यहाँ पे। तो आपका जो R है, रेट ऑफ रिएक्शन था, जो फर्स्ट पार्ट था ये वाला, वो क्या था, वो था 1/4 dNO2 बाई dt था। तो 1/4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई कर लेना, तो 0.009 ये आ जाएगा। ठीक है, यूनिट वही है, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये बन जाएगा, आ रहा है बात समझ में, है ना। सेकंड क्या था, सेकंड था आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 डायरेक्टली किसके बराबर है, देखो आप ना, मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 का मतलब क्या हुआ, प्लस साइन के साथ dO2 बाई dt, दिस इज अ सिंबल फॉर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, दिस शुड बी इक्वल टू R, और R की कैलकुलेशन आपने कर ली है, और वो कितनी बैठी है आपकी, वो बैठी है आपकी इतने, ये है, तो ये इसका आंसर हो गया। नाउ द लास्ट वन, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2O5। सो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2O5 यू नीड, सो N2O5 का क्या हो रहा है, डिसअपीयरेंस हो रहा है, N2O5 का क्या हो रहा है, डिसअपीयरेंस हो रहा है, तो डिसअपीयरेंस मतलब रिएक्ट कर रहा है। तो N2O5 जो लिखा जाएगा, है ना, N2O5 जो लिखा जाएगा, यहाँ पे मेरे पास स्पेस है, यहाँ लिख देता हूँ, N2O5 जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा dN2O5 dt, ये तीसरा है, ये चाहिए आपको माइनस में, सिंबल में। तो अगर मैं इस डिफरेंशियल रेट लॉ को देखता हूं, तो माइनस dNO2 बाई N2O5 बाई dt जो आता है, ये 2 जो होगा मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 2R के बराबर होगा। R मैं कैलकुलेट कर चुका हूं कितना है, इसके बराबर है, R मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, तो R जब मैं कैलकुलेट कर चुका हूं तो मुझे बस सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा। तो आपका जो वैल्यू आएगा 0.0018 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, ये आ जाएगा। गॉट इट, है ना। तो सबको क्लियर है, तो जो मैं अभी तक डिफरेंशियल रेट लॉ वाली बात जो मैंने आपको बताया वो सबको क्लियर है, कोई समस्या नहीं है किसी को भी। हाँ, जस्ट टाइप SCR इफ इट इज ऑल क्लियर, है ना। ठीक है, आ रहा बात समझ में, है ना। आप किसी को डाउट हो तो जल्दी से फटाफट लिख भी दो कि मुझे इस वाले क्वेश्चन को रिपीट, इस वाले पार्ट को रिपीट करना है, तो मैं रिपीट भी कर दूंगा अगर आपको लगता है ये चीज, है ना, कोई डाउट नहीं, है ना। थर्ड पार्ट में इसने कहा है, देखो ये क्या कह रहा है, मैंने जानबूझकर यहां पर क्या किया था, मैं पहले मेरे माइंड में आया था कि मैं यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखूं, यहाँ पे मैं जानबूझ के नहीं लिखा, मैं जानबूझ के लिखा रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2O5। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2O5 इज नथिंग, इज नॉट इक्वल टू द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, उससे कंफ्यूज मत हो, यही कंफ्यूजन अगर किसी को आया होगा तो आया होगा, है ना। मैं जानबूझ के नहीं लिखा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, जानबूझ के नहीं लिखा, मैंने कहा यही, क्योंकि बुक में या एग्जाम में लैंग्वेज तो यही आता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2O5 का मतलब ये नहीं है ना, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2O5 का ये बिल्कुल मतलब नहीं है ना, ये बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2O5 का मतलब नहीं कि आप ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं, ये केवल और केवल N2O5 का रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए। तो N2O5 का जब रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए तो क्या होगा, N2O5 क्या हो रहा है, यहाँ पे डिसअपियर हो रहा है, सो वी नीड -1/2 माइनस dN2O5 by dt, नॉट द -1/2 dN2O5 dt। नाउ इट इज क्लियर, नाउ इट इज क्लियर, यस और नो साकेत, हाँ गुड, है ना, हो गया ना, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इसलिए मैंने क्या, मेरे को लग रहा था, लाइक जब मैं इसको लिख रहा था एक थॉट आया था दिमाग में कि मैं यहाँ डिसअपीयरेंस लिखने जा रहा था, फिर मैंने कहा नहीं यार, रेट ऑफ रिएक्शन ही लिखता हूँ,
और वो चीज जो है ना वो आपको समझ में आ गई है ना। फर्स्ट क्वेश्चन टू रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ NO2 होना चाहिए था ना सर। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 लिखा है ना, क्या दिक्कत है? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ, हाँ तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 थोड़ा सा और क्लियर किया गया, NO2 के फॉर्मेशन का रेट दिया गया है ना। ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ये ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है, और ये N2O5 के डिसअपीयरेंस का लिखा हुआ है। ठीक है, आई थिंक ये सभी कुछ हो गए कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अपने टॉपिक में। चैट बंद हो गई है और इसको आगे बढ़ाते हैं। कुछ चीजें अभी और कनेक्ट करेंगे, है ना, कुछ चीजें आज कनेक्ट करेंगे, कुछ चीजें होमवर्क देंगे आपको आज सीट में, तो उससे भी थोड़ा सा लेकर आएंगे ना। तो कुछ आप करके आओगे, कुछ मैं करा दूंगा, ऐसे करके चीजों को थोड़ा फास्ट कर लेंगे इसमें। नेक्स्ट हेडिंग करोगे आप लोग, और वो हेडिंग है फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, हम लोग उन पर काम करेंगे, है ना। गिव मी 1 मिनट, तब तक आप लोग चैट में कुछ, अगर आपको कोई डाउट हो तो बोल दो, मैं जरा इंक भर लूं। तो पहला फैक्टर जो आपको लिखना है वो है कंसंट्रेशन। लिखते जाओ, मैं बोल रहा हूं तब तक आप लिखो, और उसके बाद मैं फटाफट लिख दूंगा। पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन, है ना, कॉन्सेंट्रेशन का है। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर है कैटलिस्ट। चौथा फैक्टर लिख लो प्रेशर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला जो पूरे टॉपिक में सबसे ज्यादा हम लोग डील करते हैं वो है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस जो होता है वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा। दूसरा है टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तीसरा मैंने आपको लिखा है कैटलिस्ट। मैंने उसी ऑर्डर में लिखा है जो प्रियोरिटी ऑर्डर है मेरा, जिस ऑर्डर में मैं चीज़ों को रखूंगा पढ़ाऊंगा, उसी ऑर्डर में मैं इसको लिखा रहा हूँ। प्रेशर है, ठीक है, अभी आपने सनलाइट वगैरह भी देखा होगा, कुछ फ्री रेडिकल रिएक्शंस में सनलाइट वगैरह का भी यूज होता है, ठीक है ना। पीएच ऑफ द मीडियम, हाँ कुछ मीडियम, कुछ डेफिनेट पीएच पे कुछ रिएक्शन होती हैं, कुछ नहीं भी होती हैं ना। पीएच ऑफ द मीडियम, ओके, आपने देखा था अभी एसिडिक और बेसिक मीडियम में KMnO4 डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता था ना। KMnO4 जो था वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करता था, तो पीएच ऑफ द मीडियम भी होगा। पोलरिटी ऑफ द मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, है ना, या पोलैरिटी ऑफ मीडियम भी कह सकते हैं इसको, है ना, पोलैरिटी ऑफ मीडियम। अभी आपने SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ा होगा, ठीक है ना, उसमें पोलर अपोटिक सॉल्वेंट और पोलर सॉल्वेंट की बात की गई होगी, है ना। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर है ना, थर्ड वाले में 2 क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स किया है। मनीष क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है मनीष? सर लास्ट क्वेश्चन के थर्ड वाले क्वेश्चन में सर 2 से मल्टीप्लाई किया ना सर N2O5 में। हाँ सर वो जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसके कोफिशिएंट का ही नहीं है सर। हाँ, जो 1/2 था ना, 2 था ना, वो यस सर। वाला जो 2 था उसी को होगा। सर वहाँ पे 1/2, हाँ 1/2 था ना, N2O5 का कोफिशिएंट 2 था ना, तो जिस यस रेट से, कोफिशिएंट 2, हाँ बोलो। सर कोफिशिएंट 2 था लेकिन 1/2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए ना, मतलब रिएक्शन को। 2 से जाएगा ना यार बेटा, आप नहीं समझ में आ रहा है। -1/2 DNO2/dt N2O5/dt था ना, ऐसे करके ये R के यस सर था। ये 2 जाएगा ना इधर, DN2O5/dt क्या हो अच्छा जाएगा, हाँ 2R हो जाएगा। 2R हो जाएगा।
जिस रेट से रिएक्शन चलेगा हाँ ना सर, उसके सही, दुगने ठीक है, रेट समझ से गया। N2O5 डिसअपियर होगा, है ना, जिस रेट से, है ना, ठीक है, हाँ सर, ठीक है सर, जिस रेट से ये ठीक है सर, डिसअपियर होगा उस जिस रेट से रिएक्शन चलेगा उसके दुगने रेट से डिसअपियर होगा, ठीक है, ओके, है ना, ओके। सर। हाँ क्या कह रहा है? सर इसमें वॉल्यूम इफेक्ट नहीं करता सर रिएक्शन को? अरे यार कंसंट्रेशन पे काम कर रहे हो, वॉल्यूम कहाँ से आ गया, क्या सोचने लगते हो, अभी कहाँ से आ गया वॉल्यूम, वॉल्यूम, है ना, ठीक है। अब ठीक है उधर सर। थॉट क्यों चला गया, अभी रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी करो, हर एक चैप्टर का अलग मीनिंग होता है ना, ओके। ओके सर। हाँ हर एक चैप्टर का अलग मीनिंग होता है। कलर का भी आ सकता है, जो रिएक्शन एडजॉर्प्शन वगैरह पे बेस्ड है, जैसे शुगर वगैरह आप सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ोगे, चारकोल के ऊपर में कलर पार्टिकल एडजॉर्ब हो जाते हैं और कलरलेस पार्टिकल जो व्हाइट कलर के पार्टिकल होते हैं शुगर के अलग हो जाते हैं। तो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करती है, अफेक्ट करती है, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, है ना, बट अपन ने वही उन्हीं को लिखा है जिनको अपन ज्यादा यूज करते हैं, है ना, जिनको ज्यादा अपन लाते हैं, तो मैंने उन्हीं को लिखा हुआ है। इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं, एक ही रिएक्शन को दो अलग अलग स्टूडेंट करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, तो भी वो रेट अलग अलग हो जाएगा, है ना। तो ये नोट हो गया होगा सबका। और हम लोग पहला पहला पार्ट पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग, है ना, जो कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। ये नोट कर लिया सब ने, बोलो नोट हो गया, जल्दी बोलो, हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और लिखो आप इसमें इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, है ना, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ concentration on rate of reaction, ठीक है, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी बात कर लेते हैं। ये सब हटा रहा हूं, फिर टेम्परेचर की भी बात करूंगा, कैटलिस्ट की भी बात करूंगा, इन सब की बातें करेंगे हम लोग, एक एक करके सब कुछ लिखेंगे, है ना, गॉट इट। नाउ हमने देखा है, मतलब हमने एक्सपेरिमेंटली वी हैव वेरीफाइड, मतलब एक्सपेरिमेंटली रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी chemical reaction is given by, जो दिया जाता है, जो बेसिक इक्वेशन है वो है, रेट जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निकल के आता है कॉन्सेंट्रेशन की पावर ऑर्डर, इसके प्रोपोर्शनल निकल के आता है ना, या फिर रेट को ऐसे लिखा जाता है, रेट बराबर कॉन्स्ट, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया जाता है और कॉन्सेंट्रेशन की पावर ऑर्डर, है ना। रेट की जो डिपेंडेंसी है कॉन्सेंट्रेशन पर वो इस तरीके से है। सो दिस इज द वन ऑफ द बेसिक इक्वेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। अगर आपको केमिकल काइनेटिक्स जो है ना, केमिकल काइनेटिक्स में कहीं पर भी बहुत सारे कोई भी डाउट आ जाता है, एक बार इस इक्वेशन को लिख लेना अपनी कॉपी में, इसको लिखिएगा, आपके बहुत सारे डाउट रिजॉल्व हो जाते हैं। जिसको जितना जितना आत्मा तक ये क्वेश्चन समझ में आती है उतना वो ज्यादा उसको केमिकल काइनेटिक्स समझ में आता है ना। तो केमिकल काइनेटिक्स का ये सबसे बेसिक इक्वेशन रहता है ना। अब यहाँ पे दो चीजें आपको नहीं आ, जैसे आप ऐसे समझ लो कि अभी मैं समझाता हूँ, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो यहाँ आ गया, अब दो नई चीजें, रेट आप फेमिलियर हो, रेट से आप समझते हो, दो नई चीजें यहाँ पे निकल के आई हैं, एक तो के आया है और एक ऑर्डर निकल के आया है। तो इन दोनों को मैं समझाता हूँ, फिर मैं आपको एक एक करके और भी चीजों को बताऊंगा, ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना था मुझे, ROR लिख दिया मैंने वहां पे, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ, अच्छा फैक्टर अफेक्टिंग मुझे लिखना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहिए था केवल,
इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन, ये सही हेडिंग है, थोड़ा सा लिख के इसको चेंज कर लेना है ना, या तो ROR ही लिख देता तो भी ठीक था। तो मैं क्या करता हूं, पहले आपको के बारे में बताता हूं, फिर मैं आपको ऑर्डर के बारे में बताऊंगा। तो पहले वी विल डिस्कस अबाउट के, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट के, है ना। ऑर्डर वो सब कुछ बताऊंगा मैं, ऑर्डर का मतलब वो सब कुछ सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, आप एक एक करके सुनो पहले, लेकिन पहले आप के बारे में सुनो, है ना। तो के बारे में क्योंकि आप पहले सुन चुके हो एक बार, तो इसलिए मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपने इसको पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम में, और वहां पे आप रेट RF लिखा करते थे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और उस समय आप लिखा करते थे KF टाइम्स ऑफ A की पावर A और B की पावर B, ऐसे लिखा करते थे। तो ये जो KF होता था वो रेट कांस्टेंट हुआ करता था फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, है ना। वहां से मैं आपको मेमोरी लेकर आ रहा हूँ, है ना, याद आया होगा आपको, ये वही है, ये ऐसे ही लिखा गया है, रेट RF हो गया है, K की जगह K आ गया है, और कॉन्सेंट्रेशन की जगह कॉन्सेंट्रेशन आ गया है, और पावर में जो आपको A और B दिख रहे हैं वो बेसिकली ऑर्डर है ना। तो इस तरीके से आप लिखते आए हैं, आप चिंता मत करिए, आप इस एक्सप्रेशन को पहले यूज कर चुके हैं। तो अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं के को क्या लिखने वाला हूं। तो के इज नथिंग बट द रेट कांस्टेंट, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट, या स्पीड कांस्टेंट जो है ना, कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। अब ये किस पे डिपेंड करता है, इट विल डिपेंड्स ऑन, है ना। तो केमिस्ट्री में जो डिपेंड्स करते हैं, रेट कांस्टेंट जो डिपेंड करते हैं, इट विल डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट जो है ना वो है टेम्परेचर, दूसरा है कैटलिस्ट, और तीसरा है स्टोइचियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन का स्टोइचियोमेट्री आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, वरना के बदल जाता है ना। आपको याद होगा जब आप केमिकल इक्विलिब्रियम में जब आप किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते थे केमिकल रिएक्शन को, तो क्या होता था, तो क्या बदल जाता था, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाता था, है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाता था। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिखूं, जैसे मान लो AA गिविंग BB, इसका मैं आपसे कहूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, तो क्या लिखोगे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बताना मुझे, हैंड रेज करके बताओ जरा, क्या लिखोगे। हाँ, देवांश, मनीष, सौरभ, अमृत सिंह, हाँ, K into A to the power A into हाँ? B to the power B का concentration, क्या लिखोगे, concentration of B power B upon A power A. B की पावर B. concentration of A to the power A into लिखोगे? concentration of B की power B। Yes, sir. क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये होता है, क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यही होता है? Yes, ये नहीं होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वास्तव में KF अपॉन KB के बराबर होता है, ये नहीं होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चांस की बात है कि अगर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो डिफाइन किया है केमिस्ट्री में, वो हमने डिफाइन किया KF अपॉन KB। मेरा केमिकल इक्विलिब्रियम का एक लेक्चर देखना आप लोग, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला, उसमें मैंने बड़ा अच्छे से बताया हुआ है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने तो यही डिफाइन किया है, रेट, ये क्या है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, हमने तो ऐसे डिफाइन किया है। वो चांस की बात है कि KF अपॉन KB जो है ना, वो किसके बराबर आ गया, वो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर आ जाता है। और जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उन न्यूमेरिकल्स में ज्यादातर हम लोग कंसंट्रेशन इन सब चीजों पे काम करते हैं। जब हम इन चीजों पे काम करते हैं तो हमें ऐसा लग जाता है, हम बहुत, मतलब दिमाग से मेमोरी खत्म हो जाती है कि कभी हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KF अपॉन KB डिफाइन किया था। रियलिटी यही है कि KF अपॉन KB होता है, जो डिफाइन किया था, वास्तव में जो डिफाइन किया था वो KF अपॉन KB डिफाइन किया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। तो अगर मैं इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या करोगे, तो क्या चेंज होएगा, K square हो जाएगा। K स्क्वायर करने के लिए आपको इन दोनों को भी चेंज करना पड़ेगा ना, क्या Yes, सुनो, yes sir। yes sir यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट भी बदलेंगे ना, या सुनो, रियलिटी तो यही है, कि यही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, या सुनो, हाँ, इन्हीं का रेशियो जो है ना होगा। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स में भी
आपने क्या बदल दिए, कोफिशिएंट बदल दिए। स्टोइशियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब वही, ये स्टोइशियोमेट्री मतलब कोफिशिएंट्स की बात हो रही है। जैसे मान लो N2 + 3H2 गिवन 2NH3 था, आपने हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो नया रिएक्शन माना जाएगा, समझे, वो नया रिएक्शन माना जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार, आपको केमिकल काइनेटिक्स में एग्जामिनर को रिएक्शन देना जरूरी है, उसको देना चाहिए, वरना प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो रिएक्शन देगा विद कोफिशिएंट, अगर कोफिशिएंट बदलोगे तो चीजें बदल जाएंगी, के बदल जाएगा, रेट बदल जाएगा, नया नया रिएक्शन माना जाएगा, नया के माना जाएगा, नया रेट माना जाएगा, ठीक है। बाकी टेम्परेचर तो आप समझते हैं। अगर इन जनरल अगर मैं आपसे बात करूं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, इन जनरल अगर बात करूं तो क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाने पे किसी भी रेट केमिकल बढ़ेगा। रिएक्शन का रेट क्या होगा, रेट बढ़ेगा सर। बढ़ेगा ना। तो रेट बढ़ाने का तरीका sir. ये है कि के बढ़ा दो, के बढ़ा दोगे रेट बढ़ जाएगा। बोलो, हो सकता है ना ऐसा, हो सकता है कि नहीं हो Yes, sir, सकता हो है, सकता है। है ना। तो इसीलिए टेम्परेचर का सीधा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, टेम्परेचर का सीधा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, हाँ, पे के पर पड़ता है। व्हाट अबाउट कैटलिस्ट, कैटलिस्ट मिलाने पे रेट क्या होता है, कैटलिस्ट मिलाने पे रेट बढ़ता है सर, हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। तो इसका मतलब है कि कैटलिस्ट ने कहीं ना कहीं के को अफेक्ट किया होगा। अगर आप पॉजिटिव Yes. कैटलिस्ट मिला दोगे तो के का वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा, रेट बढ़ा देगा। आप नेगेटिव कैटलिस्ट मिला दोगे, के का वैल्यू घट जाएगा, और क्या करेगा, के का वैल्यू घट जाएगा, रेट घट जाएगा। तो कैटलिस्ट और टेम्परेचर कहीं ना कहीं सीधा सीधा डायरेक्टली क्या करते हैं, है ना, डायरेक्टली क्या कर देते हैं, बोलो, हाँ, रेट को बढ़ा देते हैं। हाँ, डायरेक्टली के को इफेक्ट करते हैं, है ना। टेम्परेचर कैटलिस्ट वगैरह जो है ना, ये डायरेक्टली सीधा सीधा इनका जो रिलेशन है वो किसके साथ है, वो के साथ है ना, और वो के को अफेक्ट करते हैं, सीधा सीधा के को अफेक्ट करते हैं। बात क्लियर हो रही है ना। अब किसी को डाउट हो तो हैंड रेस करो फटाफट, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। यस बोलो, क्या बोल रहे हो, यस क्या कह रहे हो, नहीं है डाउट, नोट कर लो फिर इसके बाद, है ना। अरुण, हाँ क्या कह रहा है, कैटलिस्ट की के को थोड़ा ना चेंज करेगा वो तो कैटलिस्ट के को चेंज करेगा, है ना। सर वो तो मतलब टाइम ही तो चेंज करता है, रेट वगैरह के क्यू वगैरह तो सारी चीज सेम रहती है उसमें। किसमें, अगर कैटलिस्ट मिलाते हैं तो के ई क्यू होता है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज, ये जो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बदलता, क्योंकि के इक्वली अफेक्ट करता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड को। अगर ऊपर वाले को आधा करेगा या दुगना करेगा तो नीचे वाले को भी दुगना करेगा, इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो नहीं बदलता अरुण, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो कैटलिस्ट मिलाने पे नहीं चेंज होता, लेकिन रेट कांस्टेंट तो चेंज होता है। आई रिपीट, रेट कांस्टेंट तो बदलेगा, रेट तो बदलेगा, रेट तो बदलेगा। और रेट बदलने का तरीका यही है कि आपको क्या बदलना पड़ेगा, के बदलना पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में, है ना। क्योंकि कंसंट्रेशन आप बदल नहीं सकते। एक बार आपने रिएक्शन में 1 मोल पर लीटर 2 जो भी रख लिया, एक बार आपने बीकर में जो रख लिया, कंटेनर में जो रख लिया, वो तो वही रखोगे ना। उसके बाद टेम्परेचर का या कैटलिस्ट का इफेक्ट देखोगे ना, तो ये तो आप नहीं बदलोगे। जब ये नहीं बदलोगे, ये भी नहीं बदलता है, ऑर्डर वगैरह भी नहीं चेंज होगा, ये फिक्स क्वांटिटी होती है, पावर होती है, तो ये तो नहीं बदलेगा। इसका मतलब रेट बदलने के लिए क्या बदलना पड़ेगा, के बदलना पड़ेगा। तो ये सर ये अभी हाँ, बोला कि टेम्परेचर बढ़ाने पे के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता थोड़ा है। किसका, हाँ, ये अभी हम बोलते ना मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रेट की बात कर रहा हूं, ओके सर, है ना। रेट आप लोगों को क्या डाउट आता है कि एक्सोथर्म में, मैं समझाता हूं आपको, क्योंकि मैं कई बार डील कर चुका हूं इन सारे डाउट्स वगैरह से, हर बार बच्चे पूछते हैं। तो आपको क्या डाउट आया होगा कि सर टेम्परेचर बढ़ाने पे जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो पीछे जाती है, यही डाउट है ना। ये सर, तो पीछे जाएगी तो सर रेट कम हो जाएगा। ये सर, तो वो बैकवर्ड शिफ्टिंग है। बैकवर्ड शिफ्टिंग का मतलब नहीं कि रेट जो है ना वो कम हो गया है। बैकवर्ड शिफ्टिंग का मतलब कतई नहीं है कि रेट क्या हो गया है, हाँ, कम हो गया है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपका जो आर नेट है वो क्या था, आर एफ माइनस आर बी था, तो आर बी भी बढ़ेगा और आर एफ भी बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे। नेट आर नेट क्या हो सकता है, कम ज्यादा कुछ हो सकता है। बढ़ सकता है, बढ़ सकता है। बात समझ में आ रही है, ये सर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे शिफ्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं, जो आप केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते थे, बैकवर्ड शिफ्ट फॉरवर्ड शिफ्ट ना। हम तो पूरा देख रहे हैं, सबको नेट देख रहे हैं। नेट में रिएक्शन क्या होगी, बोलो, नेट रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बोलो। आर माइनस आर बी। हाँ, नेट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे रिएक्शन फॉरवर्ड जाए चाहे बैकवर्ड जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
नेट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा बच्चों, समझ में आया? डाउट नहीं करना, हर बार डाउट आता है ये। बोलो अरुण, समझ में आ गया? हाँ, जस्ट टाइप SCR इफ इट इज क्लियर, सुपर क्लियर, है ना? अगर सब कुछ ठीक है तो मैं आगे बढ़ूं। निखिल बोलो। हाँ ठीक है। सर ये वाला नहीं आया समझ में सर, कैसे टेम्परेचर बढ़ाने में नेट रेट ऑफ रिएक्शन सर, जो आपने ऊपर लिखा सर, हाँ, थोड़ा सा सब समझा दीजिए। स्टूडेंट को क्या डाउट, अब जब वो इक्विलिब्रियम से रिलेट करते हैं ना, केमिकल इक्विलिब्रियम से, तो उनको ऐसा Yes, लगता है कि यार जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है ना उसमें हीट लिबरेट होती है ऐसे, यस सर, तो ये जानने पे पीछे जा रही है। यस सर, रेट पीछे जाने का मतलब प्रोडक्ट कम बन रहा है हाँ यस सर, है ना? लेकिन हम तो स्टडी किसकी कर रहे हैं? जल्दी की स्टडी कर रहे हैं, रेट की। यस सर, हाँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो बढ़ता है टेम्परेचर, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर बढ़ जाते हैं। अच्छा अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बने, रेट को हम लोग चेक करेंगे सर। रेट, हाँ रेट, आर नेट चेंज करोगे आप, RF माइनस RB, यस सर, तो इधर आगे। क्या होगा? आरबी तो आरबी डोमिनेट थोड़ी ना करेगा, बढ़ेगा तो RF भी। यस सर, यस सर, हम लोग इस केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में RF नहीं पढ़ रहे, हम लोग RB नहीं पढ़ रहे, हम लोग तो नेट पढ़ रहे। यस सर, नेट में तो ये क्या होगी? नेट बढ़ेगा, में तो फॉरवर्ड बढ़ेगा, ही जाएगी और ज्यादा फास्ट जाएगी। यस सर, ठीक है, यस सर, आगे सर। है ना? आगे समझ में सर, Yes, के रेट कांस्टेंट है क्या? हाँ, के जो है रेट कांस्टेंट ही है यहाँ पे, है ना? रेट कांस्टेंट लिखा था मैंने, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। ओके, आई थिंक आई एम गिविंग सफिशिएंट टाइम फॉर द रेट कांस्टेंट। के को मैंने काफी टाइम दे दिया, अब आप लोग कंफ्यूज नहीं हो गए। एक दो क्वेश्चन है, अगर आप वहां पे कंफ्यूज हो गए तो वहां पे गलत कर जाओगे, है ना? केमिकल काइनेटिक्स का सीट जो था वो काफी कुछ तो पहले मेरा ही कंट्रीब्यूशन था, उसमें नाम भी लिखा रहता था, पहले कोड लिखे रहते थे टीचर्स के, अब तो खैर नहीं होगा उसमें, पुराना सीट में लिखा था पहले। काफी कुछ तो है, मतलब वैसे ही होना चाहिए, अगर चेंज हो गया होगा बहुत सारा तो बात अलग है, वरना तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जो मैंने ये भी आज डिस्कस किया है ना, इसका एक क्वेश्चन था पहले ऑब्जेक्टिव में, और वो गलत करते थे स्टूडेंट हर बार, तो अब शायद आप नहीं करोगे, होगा वो क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, है ना? सबसे पहले अब आपका बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये हमारी दूसरी चीज थी जो कि वहां पे डिस्कस होनी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? लिखो आप इसमें पहला पॉइंट, इट इज एक्सपेरिमेंटली determined quantity, it is experimentally determined quantity of a chemical reaction, किसी भी केमिकल रिएक्शन का ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है। ठीक है, ऑर्डर कैन बी, ठीक है, इट इज experimentally determined quantity of a chemical reaction and appear as an exponent over reacting substances। अब बेस्ट हो गया। appear as an exponent over reacting substances, है ना? ठीक है, तो ये इसके बारे में अगर आपको कोई पूछता है कि भाई ऑर्डर क्या होता है, तो क्या बताओगे? ऑर्डर बताओगे कि भाई देखो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जाती है केमिकल रिएक्शन के लिए। अब डिटरमाइन तो कर ली, रखोगे कहां पे? अपीयर कहां कराओगे? तो अपीयर एज एन एक्सपोनेंट, पावर की तरह जो है ना वो क्या करेगा इस तरीके से, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ना, एज ए पावर जो है ना वो नजर आएगा। ठीक है, या एक्सपोनेंट की जगह अगर आप चाहो तो एज ए और सिंपल लैंग्वेज में जानना चाहते हो तो पावर लिख दो, एज ए पावर ओवर रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, तो इसमें ये कर लो। अब पता क्या है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ऑर्डर का मतलब जो गड़बड़ करते हैं ना, कोफिशिएंट से उठा लेते हैं इंफॉर्मेशन, जबकि कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है।
मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है, इसको जो आप रिएक्शन के जो कोफिशिएंट लिखते हो ना, उससे कोई लेना देना नहीं है। कारण क्या है कि ऑर्डर जो होता है ना, ऑर्डर ऑफ एनी रिएक्शन ओवर ऑब्लिक substance can be positive, negative, comma positive, negative, comma 0, or even in fraction also ये हो सकता है। ऑर्डर ऑफ एनी रिएक्शन या सब्सटेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, कॉमा 0 और इवन इन फ्रैक्शन ऑल्सो, है ना। तो फ्रैक्शन में भी हो सकता है। क्या यार कोफिशिएंट किसी भी रिएक्शन का 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्या किसी भी रिएक्शन का या किसी भी रिएक्टेंट का क्या हमारा जो ये होता है कोफिशिएंट है, क्या कोफिशिएंट नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्लीज इसको कोफिशिएंट से रिलेट नहीं करना। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जो कोफिशिएंट होते हैं, वो कोफिशिएंट जो होंगे वो कभी कभी क्या करते हैं, कोफिशिएंट जो होते हैं ना वो कभी कभी बराबर हो जाते हैं ऑर्डर के, वो चांस की बात है, बट हमेशा नहीं होता है ना। तो मैं थर्ड पॉइंट लिखता हूं आपके लिए। थर्ड पॉइंट है देयर इज नो relation between there is no relation between coefficient of reaction and order of reaction. ठीक है, there is no relation between coefficient of reaction and order of reaction. coefficient of reaction, order of reaction में कोई रिलेशन नहीं होता है, मैंने साफ साफ लिखवा दिया, अब गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। लेकिन एक ऐसा रिएक्शन का टाइप है जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन अगर ये मेंशन है कहीं पर, ऐसा लिखा हुआ है कि कहीं ऐसा लिखा है कि दिस इज अ एलिमेंट्री रिएक्शन, कहीं लिख दिया है। एलिमेंट्री रिएक्शन कौन से होते हैं? आपके सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं। आपको सर सिंगल स्टेप रिएक्शन, तो सिंगल स्टेप रिएक्शन अभी आपने पढ़ा था ना SN2 मैकेनिज्म, एक ही स्टेप में होता था ना, सिंगल स्टेप रिएक्शन था, याद है? अभी पढ़ा होगा, पढ़ गया ना? SN2 तो हो गया ना, अब तो हो गया, हाँ अब तो हो गया आगे, है ना। ठीक है, ये बात अलग है कि पहले मैंने स्टार्ट किया था, है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में SN2 पहले, ठीक है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन जो होता है सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है ना। एक मिनट, तो जो एलिमेंट्री रिएक्शन है मतलब जो कि सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, जैसे कि SN2 मैकेनिज्म है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट होंगे वो ऑर्डर बन जाते हैं, इसमें बन जाते हैं, बाकी जगह नहीं बनते हैं। तो या तो कोई लिख दे कि ये जो रिएक्शन मैं दे रहा हूं आपको वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ऐसा लिख दे, या लिख दे कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर वो मेंशन कर दे तो जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के जो कोफिशिएंट होंगे वही ऑर्डर बन जाएंगे, ठीक है। तो फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन या सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है, यहां पे रिएक्शन आप ऐसा लिख सकते हो कि कोफिशिएंट ना, कोफिशिएंट ऑफ substances equal to the order of substances. एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होगा, जो कोफिशिएंट होता है वो इसके बराबर हो जाता है, ठीक है। कोफिशिएंट जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, किसके बराबर होगा? ऑर्डर के बराबर हो जाएगा। लेट्स से किसी ने कहा, जैसे एग्जांपल के तौर पे किसी ने बोला आपसे कि भाई ये जो 2A + B करके एक प्रोडक्ट करके एक रिएक्शन है, ऐसे दिया और कहा कि भाई ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसके ब्रैकेट में लिख दिया कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये ब्रैकेट में लिख दिया। अब इसका आपको रेट लिखने के लिए बोला गया,
तो बहुत सिंपल है, रेट आपके लिए क्या था, है ना, रेट आपके लिए क्या था, k टाइम्स ऑफ क्या लिखोगे, a की पावर 2 और b की पावर क्या लिखोगे 1। तो जो कोफिशिएंट होगा वही क्या हो जाएगा, वही पावर में चला जाएगा, जो कोफिशिएंट होगा वही पावर में चला जाएगा। या इसको रिवर्स भी बोला जा सकता है, क्या, कि अगर मैं ये कहूं कि ये रिएक्शन जो है ना, इस रिएक्शन का रेट ये है, इस रिएक्शन का रेट जो है ना वो इससे लिखा जा रहा है, क्या ये एलिमेंट्री रिएक्शन हो सकती है? यस, हो सकती है। जब भी किसी रेट को आप देखो और उसमें देखो कि यार जो कोफिशिएंट है वही पावर में लगा हुआ है, जो कोफिशिएंट है वही पावर में लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये रिएक्शन क्या हो सकती है, सिंगल स्टेप हो सकती है। सिंगल स्टेप है तो आपको कोफिशिएंट पावर में लगा लेना, और अगर आपको रेट के एक्सप्रेशन में कोफिशिएंट ही पावर में मिले तो जो रिएक्शन दी गई है वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, वो रिएक्शन एलिमेंट्री हो जाएगी। अब किसी को डाउट हो तो वो हैंड रेज कर ले, मैं उसको बता देता हूँ, आप नोट कर लो, मैं इसको हटाऊंगा फटाफट। नोट कर लो इनको, और नोट हो जाए तो बता दो, और कोई डाउट हो तो बता दो। निखिल को डाउट है क्या, बोलो। सर ये हमेशा तो ट्रू नहीं होगा ना सर, मान लीजिए कि वो जो रेट है सर, हाँ। वो बाई चांस सर उसके कोएफिशिएंट के बराबर हो जाता है सर, बाई चांस। तो हम लोग तो ये नहीं कह सकते सर कि पक्का से एलिमेंट्री ही होगा सर। नहीं, एलिमेंट्री रिएक्शन हो सकती है ना। हाँ हो सकती है सर, हाँ। मतलब मे बी हाँ, मे बी, ऑप्शन। बिल्कुल यस सर। मे बी होगा, है ना, उस तरीके से हो जाएगा ना, फिर वो उसका आ जाएगा। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से फर्क पड़ता है अगर रिएक्शन रिवर्सिबल होती है तो, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से फर्क पड़ता है अगर रिएक्शन रिवर्सिबल होती है तो, यस सर। है ना। ठीक है, किसने हाँ। पूछा, सिद्धार्थ ने पूछा है। अभी अभी बताते हैं सिद्धार्थ, मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। अमरिंद बोलो क्या पूछना चाह रहे हो। हेलो सर, ये जो सेकंड पॉइंट है, तेज बोल, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है इसमें स्पीकर में, और तेज बोलो। सर ये जो सेकंड पॉइंट में आपने लिखा है इवन इन फ्रैक्शन हाँ। आल्सो, इसमें ऑड नहीं हो सकता है, क्या, ऑड नहीं हो सकता, ऑड ये इवन क्या सर, जो इवन होता है वो मैथ में वही ना बोल रहे हैं। और इवन इन, अच्छा नहीं, वो नहीं है, इवन ऑड वाला इवन नहीं है, और लैंग्वेज वाला है इवन, और मतलब फ्रैक्शन में भी हो सकता है, इवन ऑड वाला नहीं है वो, ओके है ना। और आप एक काम करो, इवन अगर वो लग रहा है तो आप और मे बी इन फ्रैक्शन कर लो, यहाँ पे ज्यादा बेटर होगा। मे बी इन फ्रैक्शन, अगर वो इवन ऑड से कंफ्यूजन आ रहा है, और मे बी, अब ठीक है, यस और मे बी इन फ्रैक्शन ऑल्सो, है ना, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, मैं वो लैंग्वेज की फ्लो में लिख गया था, इवन का मतलब मेरा इवन ऑड से नहीं था अमरिंद, है ना। ठीक है, ओके, माइक बंद कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें, और मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं। ये एग्जाम्पल जस्ट एक जो मैंने इंफॉर्मेशन आपको दी है उसको सपोर्ट करने के लिए है ना, कि जो इंफॉर्मेशन है, कुछ मैं एग्जाम्पल देता हूं ऑर्डर के, कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं वो देता हूं मैं आपको, लिखो आप इसमें सम एग्जाम्पल्स, है ना, some examples of order of reaction, some examples of order of reaction, है ना। एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, उसी से स्टार्ट करेंगे। जैसे H2 गैसियस है और Cl2 गैसियस है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में, मैं यहाँ पे फोटोन लिख देता हूँ, H लिख रहा हूँ, सनलाइट की प्रेजेंस में ये ट्वाइस HCl बनाते हैं। आपको याद होगा रेडिकल्स मैकेनिज्म में आपको पढ़ाया जाता है, मार्कोनिकॉफ या उधर कहीं कुछ पढ़ाते हैं ना, या उसमें, है ना, उधर कुछ पढ़ाते हैं ना इसको। तो यहाँ पे R बराबर क्या होगा, R बराबर K टाइम्स ऑफ, यहाँ पे H2 की कॉन्सेंट्रेशन 0 आती है और Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन भी 0 आती है। सो इट्स अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक्चुअली, मतलब क्लोरीन की और हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, है ना, ये डिपेंड ही नहीं करेगा, क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, है ना। ये किस पे डिपेंड करता है, सनलाइट पे डिपेंड करता है। कंटेनर में 1 पार्टिकल हो या 1000 पार्टिकल हो, इससे कोई रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी, चाहे वो 1 Cl2 और 1 H2 हो, या 1 मोल Cl2 और 1 मोल H2 हो, रिएक्शन का फास्ट होना उतना ही होगा, है ना, कंसंट्रेशन से कोई लेना देना ही नहीं है। ये वास्तव में किसके बराबर आएगा, K के बराबर आता है। तो मैं वही समझा रहा था कि भाई देखो कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है, कोफिशिएंट 1 1 है लेकिन पावर 0 0 आई है, इसको कोई उससे कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल आपको देते हैं।
लेकिन उसी के अगेंस्ट अगर हम चलें और हम इस तरीके के कुछ एग्जाम्पल है मेरे पास, जैसे अगर मैं इसको चलूं H2 + I2 गिविंग 2HI, तो चांस की बात है यहाँ पे चांस की बात है कि यहाँ पर आप H2 की पावर 1 आ जाएगा और I2 की पावर भी 1 आ जाएगा। तो ऐसा भी होता है ना। इस तरीके से भी सिचुएशन है जहां पर क्या है, जहां पर हम लोगों को मतलब कोफिशिएंट के बराबर भी मिलता है, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ ऐसा कब हो जाएगा, जब ये एक तरह से क्या बन जाएगी बोलो, एक तरह से ये एलिमेंट्री रिएक्शन बन जाती है। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। अभी मैंने एक क्वेश्चन दिया था जिसमें कि मैंने अभी एक N2O5 वाला एक क्वेश्चन दिया था, उसमें मैंने कितना लिया था कोफिशिएंट उसका, एक मैंने ये दिया था अभी आपको 2N2O5 दैट गिविंग यू 4NO2 + O2। तो यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, लेकिन आप जब देखोगे तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यहाँ पावर 1 ही आएगी, 2 नहीं आएगी, 1 आती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम आपको और देते हैं, और वो एग्जाम्पल है इसका NO2 और CO का एक एग्जाम्पल है, NO2 और CO का एक एग्जाम्पल है। और NO2 और CO के एग्जाम्पल में यहाँ पर आप देखोगे कि CO2 बनेगा और NO बनेगा। ठीक है, ये बनेगा। जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लेकर आए तो हमने पाया कि केवल NO2 पर ही डिपेंड कर रहा है, CO पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन होता है। उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की पावर जो निकल के आती है वो क्या निकल के आती है ना, वो निकल के आती है कितनी, वो 0 निकल के आती है ना। ठीक है, वैसे ही एक एग्जाम्पल हम आपको और देते हैं। आपको पता है CH3CHO दैट कॉल्ड एसिटाल्डिहाइड, इसको अगर आप डिकम्पोज करोगे तो ये CH4 और CO बनाता है। इसका रेट ऑफ रिएक्शन जब देखा जाता है तो CH3CHO का रेट ऑफ रिएक्शन जो आता है वो 3/2 आता है पावर में, मतलब फ्रैक्शन हो जाता है, कोफिशिएंट ऐसा है, ये फ्रैक्शन में आ जाता है। ठीक है, और एक एग्जांपल है, जैसे कि हमारा ओजोन गैस का फॉर्मेशन है, तो इसमें क्या होगा, इसमें 2O3 गैस जो है ना वो क्या बनाती है, ये डिकम्पोजिशन है 2O3 से 3O2। ये डिकम्पोजिशन की अगर हम स्टडी करें तो इस डिकम्पोजिशन की स्टडी में K टाइम्स ऑफ O3 की कॉन्सेंट्रेशन जो आती है, O3 की कॉन्सेंट्रेशन जो आएगी वो 2 आती है, और O2 की कॉन्सेंट्रेशन -1 आती है। तो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट नहीं आ सकता है, देखो ये प्रोडक्ट जो लोग कह रहे थे ना कि सर प्रोडक्ट नहीं आ सकता क्या, तो प्रोडक्ट भी आ जाएगा। इसको मैं आपको डिटेल में जब पढ़ाऊंगा आगे चल के, लास्ट में पढ़ाऊंगा डिटेल में, तो आप देखोगे कि ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है, और रिवर्सिबल आने की वजह से कहीं ना कहीं जो रेट है वो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करने लगा, है ना, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड करने लगा। ठीक है, आपने ये कहाँ सीखा था, आपको मैं एक रिएक्शन बताता हूं, और आपको याद होगा SO2 + half O2 that will give you SO3 गैस, और यहाँ पे ऊपर में लिखा था NO, लिखा था एज अ कैटलिस्ट लिखा हुआ था। ये पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था आपने, हाँ ये कहाँ पढ़ा था, चैट ओपन कर रहा हूँ, बताना जरा मुझे कहाँ पढ़ा था। ये जो लास्ट रिएक्शन मैं लिखा है ये आपने कहाँ पढ़ा था, चैट ओपन कर रहा हूँ। शुभम शर्मा कहाँ पे पढ़ा था? गुड मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग। हमने ये सोल्ट एनालिसिस में पढ़ा है सर। नहीं, सॉल्ट में नहीं पढ़ाया था, P ब्लॉक में पढ़ाया था। फॉर्मेशन ऑफ H2, यस, प्रिपरेशन ऑफ H2SO4, यस, इट इज अ लेड चैम्बर प्रोसेस, इट इज अ लेड चैम्बर प्रोसेस। अगर यहाँ पे V2O5 होता तो कौन सा हो जाता कैटलिस्ट, अगर V2O5 होता तो यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस जो है ना, इधर इज एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस कैटलिस्ट, जहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो भी गैसियस फेज में है, और प्रोडक्ट भी जो है ना वो भी गैसियस फेज में है, और कैटलिस्ट भी गैसियस फेज में है। तो ये गैसियस, ये गैसियस, ये गैसियस, तो इसका एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस कैटलिस्ट है ना। ठीक है, उस तरीके से आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो NO की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, NO की कॉन्सेंट्रेशन पर O2 की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, है ना, इस तरीके से है। ओके, हेलो सर। हाँ
हेलो सर। हाँ क्या कह रहे हो अमृत? सर ये जो आपने फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन लिखा है हाँ सर, तो इसमें आपने H2 का ऑर्डर 0 लिखा है और नीचे वाले में 1 हाँ लिखा है। हाँ सर तो ये जो आपने लिखा है ये क्या सर फिक्स होता है, मतलब कहने का मतलब इसका निकालने का कोई तरीका है क्या? हाँ, निकालने का तरीका है ना, एक्सपेरिमेंटली तो हम लोग निकालेंगे, अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे निकालते हैं ना, वही बता देता हूँ है ना, कैसे आप भी एक्सपेरिमेंट करके कैसे पता कर सकते हो वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, है ना। आप भी बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, वो आप भी परफॉर्म करके आप पता कर सकते हो, है ना। ठीक है, देखो कैसे होगा। लेकिन ये चीजें जो मैं लिखी है लगभग फिक्स्ड ही है ना। थोड़ा सा मुझे एक डाउट हो रहा था यहाँ पे, यहाँ पे इनमें से दो में से कोई एक आता है, या तो SO2 आता है या O2 आता है। वो मुझे मिल नहीं रहा, अभी मैं आपको बता दूंगा अगर मैं कंफर्म करके, अगर ठीक है तो यही आएगा। यहाँ दो में से एक ही रिएक्टेंट आता है, और यहाँ पे ये तो गारंटी कि यहाँ पे कैटलिस्ट आता है। मतलब मेरे को ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे मुझे बताना था कि रेट ऑफ रिएक्शन में कैटलिस्ट भी आ सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन में प्रोडक्ट भी आ सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन में रिएक्टेंट भी आ सकते हैं, आपको पता है। रेट ऑफ रिएक्शन में रिएक्टेंट गायब भी हो सकते हैं, दोनों गायब हो गए, एक भी गायब हो सकता है ना। एक पे गायब होने का मतलब एक पे डिपेंड नहीं करेगी, यहाँ पे दोनों पे डिपेंड नहीं कर रही है, यहाँ पे प्रोडक्ट पे भी डिपेंड कर रही है, यहाँ पे कैटलिस्ट पे भी डिपेंड कर रहा है। तो हर एक तरीके का मैंने एक एग्जाम्पल जो है ना आपको समझा लिखा है। वो जो वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल मैंने ये सिलेक्ट कर रखे हैं अपने, कि मेरे को यही सारे एग्जाम्पल आपको बताने हैं इस तरीके से, ठीक है, ये रहेगा, है ना, इस तरीके से रहेगा। तो बात समझ में आ रही है? तो ये मैंने सेट कर रखे ताकि वो सारी बातें बताना, वो सारे केस स्टडी बताना, क्या ऐसा ऐसा होता है, ऑर्डर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। बाकी आप टाइम के साथ चीजें सीख जाओगे, मैं भी आपको और बताता हूँ। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको करके बता देते हैं कि कैसे चीजें चलेंगी, उसके हिसाब से। मान लो आपको कोई एक जनरलाइज केमिकल रिएक्शन दिया गया, कोई भी आपने कोई भी रिएक्शन है, मान लो इस तरीके का एक रिएक्शन था आपका, A+B ऐसे करके आपको प्रोडक्ट दिया। अब आपको नहीं पता कि A और B क्या है, ये मतलब इसका, या कोई वैल्यू रख लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं रखना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप क्या करो, आप रेट लिखना R बराबर। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, ऐसे लिखना चाहेंगे, मैं ऐसे मना करूंगा। ऐसे लिखने का मतलब है कि आपने कोफिशिएंट और इन दोनों को ये फिर आपने क्या क्लेम कर दी, एलिमेंट्री रिएक्शन क्लेम कर दी। वो मत करो, आप कोई नए कोफिशिएंट ले लो, नए कोफिशिएंट आप X Y ले लो, P और Q ले लो, अल्फा बीटा ले लो, कुछ भी ले लो ऐसा, क्योंकि आप ये दिमाग में बिठा के चलो कि X और Y का A और B से कोई रिलेशनशिप नहीं है। X और Y जो है ना, उनका कोफिशिएंट जो है ना A और B, इनसे कोई रिलेशनशिप नहीं, इसलिए मैं यहाँ स्मॉल भी नहीं लिख रहा हूँ। ये बात तो समझ में आ गई। अब हमको X और Y का वैल्यू निकालना है। मान लो एक चैम्बर है जहाँ पे A और B आपस में यहाँ जाके रिएक्ट करेंगे, इस जगह आके रिएक्ट करेंगे। एक पाइपलाइन से A आ रहा है और एक पाइपलाइन से B आ रहा है। आप एक काम कीजिए, A के आने का जो रेट है वो कांस्टेंट कर दीजिए, मतलब पर सेकंड मान लो 10 मोल आ रहा है, तो 1 सेकंड में 10 मोल, उतना ही नोजल को ओपन कीजिए, यहाँ पे एक नोजल लगा दो, है ना, उस नोजल को उतना ही ओपन करो जितना वो आपको 10 मोल पर सेकंड मिनट या जो भी तुम डिसाइड करोगे उसके हिसाब से A आएगा। तो A के यहाँ आने का रेट कैसा कर दिया आपने, फिक्स कर दिया। अब B के जो आने का जो रेट है ना, B के आने का जो रेट है, सुनना, B के आने का जो रेट है उसको डबल करो। अगर B के को डबल करने, मान लो B 5 मोल पर मिनट आ रहा था, 5 मोल पर सेकंड आ रहा था, आपने उसको नोजल को दुगना खोल दिया और वो ज्यादा आने लगा, डबल आने लगा। अब अगर वो डबल आ रहा है और तुम्हारा रेट भी डबल हो रहा है, सुनना, B के डबल करने से ये वाला पार्ट तो आपने कर दिया कांस्टेंट, ये वाला पार्ट तो आपने कर दिया कांस्टेंट, समझना। B को डबल किया, B की कॉन्सेंट्रेशन को दुगना किया और रेट भी दुगना हो गया, तो पक्के से जो Y की वैल्यू थी ना, पता कितनी रही थी, 1 रही थी। समझ में आया हो तो जस्ट टाइप करो यस, है ना। अगर B को दुगना करने पर रेट दुगना हो गया तो फिर Y की वैल्यू 1 रही होगी, क्योंकि हुआ क्या होगा, यहाँ B की वैल्यू जो है ना, Y की वैल्यू 1 करके देखो और यहाँ पे B की जगह 2B करके देखो, तो यही जो 2 है वो दुगना करेगा रेट को, ठीक है। अगर B को दुगना किया और रेट में कोई चेंज नहीं आया, B को दुगना करने पे रेट में कोई चेंज नहीं आया, तो Y की वैल्यू क्या होगी, हाँ 0 होगी, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब B पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, B को आप डबल करो ट्रिपल करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना।
वो चेंज नहीं हो रहा, ऐसे अपने आप 0 आ जाएगी, है ना। अब सुनो, अगर बी को दुगना किया और रेट आधा हो गया, बी को दुगना किया रेट आधा हो गया तो क्या होगा? बी को दुगना किया तो रेट आधा हो जाएगा, ठीक है। और अगर रेट आधा हो गया तो क्या होगा बोलो? यहाँ पे कितना पावर रही होगी? -1। बी को दुगना किया तो रेट हाफ हो गया तो -1 रहा होगा, तो बाई 2 का 1/2 कर देगा। फील आया? आ गया ना समझ में ये वाली बात? हाँ, चैट ओपन है ना? आ गया समझ में? अब सुनना, बी को 4 गुना किया, बी को 4 गुना किया, अगर बी को 4 गुना किया और रेट दुगना हुआ तो बी को 4 टाइम्स किया, बी को 4 टाइम्स किया लेकिन रेट दुगना ही हो पाया, तो क्या हो जाएगा? तो 1/2 हो जाएगा पावर। और अच्छा बताओ, अगर बी को 4 गुना किया और रेट आधा हो गया, बी को 4 गुना किया और रेट आधा हो गया तो y की वैल्यू कितनी होगी? तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1/2। हो गया एक्सपेरिमेंट? हो गया एक्सपेरिमेंट? निकल आया ना एक्सपेरिमेंट से? हाँ, अब -1/2 आ रहा तो -1/2 तो यहाँ कोफिशिएंट नहीं हो सकता, या सुनो, ये जो -1/2 अभी 0 आया था, -1 भी आया था, -1/2 भी आया था, 1/2 भी आया था, तो ये वो कोफिशिएंट तो नहीं हो सकते। तो दिस वे यू कैन कैलकुलेट। यही काम आप किसके लिए रिपीट कर दो? हाँ, अब की बार क्या करें, बी को कांस्टेंट कर लें और यही सारा काम किसके लिए रिपीट कर दें? ए के लिए रिपीट कर दो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, किसी एक को कांस्टेंट मानो और किसी एक को पूछ लो, दोनों करने पड़ेंगे आपको। एक्स और वाई चाहिए, 2 एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। तो एक बार बी को कांस्टेंट मान के ए निकाल दो, एक बार ए को कांस्टेंट मान के बी निकाल दो, देन दोनों का आपस में मिल जाता है। मेरे हिसाब से आ गया होगा, है ना? ठीक है, सेम तरीका ही है, सेम तरीका ही है कैलकुलेट करने का, है ना? उस तरीके से, ओके, उस तरीके हो जाए। चलो, ओके। सो आई थिंक ये चीजें समझ में आ गई होंगी आपको, है ना? तो मैंने एक्सपेरिमेंटली, काफी लोगों ने सही जवाब भी दिए हैं चैट में, तो मान के चल रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आप लिखो हेडिंग, और वो ये है, अब मेरा क्वेश्चन है, क्या एक रिएक्शन के दो, क्या एक के, ठीक है, क्या एक रिएक्शन के दो ऑर्डर हो सकते हैं क्या? क्या एक रिएक्शन के दो ऑर्डर हो सकते हैं क्या? हाँ, एक रिएक्शन है, कभी आपने कंडीशन बदला, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन, मोल्स वगैरह चेंज किया, तो उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है क्या? है ना? या जिंदगी भर बस एक रिएक्शन का एक ही रहने वाला है, ऐसा है क्या? तो ऐसा नहीं होता है। आप रिएक्शन कंडीशन चेंज करते हो तो ऑर्डर बदला जा सकता है ना? जैसे आपका SN1 वाला था, SN2 हो सकता है ना? ऐसा हो सकता है ना? समझ में आया ना? जैसे 2 डिग्री जो आपका अल्काइल हैलाइड होता है, तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड देख लेना, वो दोनों बीच में रहता है, तो कभी कितना उसको स्टेरिक हिंड्रेंस मिल रहा है उसके हिसाब से कभी वो SN1 हो सकता है, कभी वो SN2 हो सकता है। तो इस तरीके से उसका क्या हो सकता है, चेंज हो सकती है चीजें, है ना? तो वैसा ही यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, और मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ कि कैन अ केमिकल रिएक्शन हैव more than one order depending on its conditions, है ना? क्या एक रिएक्शन के दो ऑर्डर हो सकते हैं? ठीक है,
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पर डिकम्पोजिशन ऑफ, एक एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पे, और वो है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन सॉलिड PT/PD सरफेस, प्लेटिनम सरफेस पर और या पैलेडियम सरफेस। PT मतलब प्लेटिनम और PD मतलब पैलेडियम। तो अमोनिया का जो डिकम्पोजिशन होता है 2NH3 गिविंग PT या PD यहाँ लिखा रहेगा, that will give you N2 + 3H2। इसका जब हम रेट देखते हैं R बराबर, तो K1 टाइम्स ऑफ अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन आता है, 1 + K2 टाइम्स ऑफ अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन आता है, ये आता है। ठीक है, ये दिया जाता है। ये कैसे ड्राइव होता है, इस तरीके का रिलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है आपको, ये सब आखिरी में होगा। केमिकल काइनेटिक्स के जो लास्ट लेक्चर्स होंगे आखिरी वाले, उनमें मैं ड्राइव करके दिखाऊंगा इन सब चीजों को, इस तरीके के एक्सप्रेशंस को। अभी तो आप लिख लीजिए। अब आप इसमें एक काम करिए, इसमें आप लिमिट लगाइए, लिमिट अमोनिया टेंड्स टू 0। जब अमोनिया की ऑलमोस्ट 0 कॉन्सेंट्रेशन थी कंटेनर में, शुरुआत में तो आप क्या करोगे, शुरुआत में आप कंटेनर में अमोनिया लेके चलोगे, है ना, और अमोनिया को हीट करोगे, डिकम्पोज करोगे, लेकिन अमोनिया लगातार डिकम्पोज होते 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 जब बिल्कुल थोड़ा बहुत बचेगा, कुछ थोड़े से पार्टिकल बचेंगे, तब ऑलमोस्ट कॉन्सेंट्रेशन 0 हो रही होगी। उस कंडीशन में अगर हम रेट की स्टडी करते हैं, उस कंडीशन में अगर हम रेट की स्टडी करते हैं, तो लिमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस प्लेस पे 0 पुट कर सकते हो, यहाँ 0 पुट कर सकते हो, ये 0 हो जाएगा, और फाइनली ये क्या होगा, K1 टाइम्स ऑफ अमोनिया हो जाएगा, ऐसा है ना। यहाँ 0 मत पुट करना, वरना रेट 0 होगा, तो जो 0 हो गया उसको स्टडी करके क्या करोगे, तो ये क्या मानी जाएगी, ये मानी जाएगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यहाँ पे पावर 1 है। ठीक है, वही अगर हम ऐसा सॉल्व करें इसको, लिमिट अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर हम इसको करें, इन्फिनिटी को सॉल्व करें, तो इस तरीके से चलेगा, 1 + K2 टाइम्स ऑफ अमोनिया। इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा K1 डिवाइड बाई 1 अपॉन अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन प्लस K2, ये हो जाएगा। अमोनिया को यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर दो, यहाँ पे अमोनिया को इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो दैट बिकम K1 अपॉन K2, दैट बिकम K1 अपॉन K2, और अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0, so that becomes 0 order reaction। तो एक ही रिएक्शन था, कौन सा, डिकम्पोजिशन। वी आर स्टडी द डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन, किसका, अमोनिया का डिकम्पोजिशन हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन जब अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट 0 थी तब वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, और जब उसकी बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन थी तो क्या करता है ना, तो ये क्या करता है, तो ये 0 ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है ना। बात समझ में आ रही है। तो ये बात सही है कि अलग अलग कंडीशंस पर क्या हो सकता है, जो है ना वो चेंज किया जा सकता है, मतलब जो है ना इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ना वो चेंज हो जाता है। अब जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पे एनसीईआरटी में क्या लिखा मिलेगा आपको मिलेगा कि अमोनिया का डिकम्पोजिशन जो होता है प्लेटिनम या पैलेडियम सरफेस पर, वो 0 ऑर्डर लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर नहीं लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। गलत एनसीईआरटी ने भी नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि होगा क्या कि जब आप किसी अमोनिया को डिकम्पोज कराने के लिए लाओगे तो आप अमोनिया का ठीक ठाक कंसंट्रेशन डिकम्पोज कराओगे, तो ज्यादातर जो काइनेटिक्स फॉलो होगी वो तो यही वाली होगी ना, इन्फिनिटी वाली, 0 ऑर्डर वाली। ये तो कब आएगा, ये वाला कब आएगा, जब अमोनिया टेंड्स टू 0 होगा, मतलब अमोनिया लगभग इस कंटेनर में पूरा डिकम्पोज हो चुका होगा। तो जब डिकम्पोज हो चुका, थोड़ा बहुत जब बचा होगा, तब जाके वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स बचेगा। तो 99% केसेस में या 90% टाइम में अमोनिया का जो डिकम्पोजिशन है, जिस काइनेटिक्स को वो फॉलो करेगा, वो काइनेटिक्स क्या होगा, अमोनिया का डिकम्पोजिशन जिस काइनेटिक्स को फॉलो करेगा वो काइनेटिक्स कौन सी होगी, 0 ऑर्डर होगी। 90% टाइम में वो 0 ऑर्डर में होगा, कुछ परसेंट टाइम में कौन सा होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। इसीलिए एनसीईआरटी ने इसको क्या क्लेम किया हुआ है ना, 0 ऑर्डर काइनेटिक्स ही क्लेम किया हुआ है। ठीक है,
अब आपका कोई डाउट हो तो बताओ फटाफट, है ना, जल्दी से, ना तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसका पीडीएफ कैसे सेंड कर दूंगा प्रत्युष? इसका पीडीएफ तो सेंड कर पाऊंगा यार, ये तो अब तुम लोग लिखो अब बोर्ड पे, अब है ना, क्या कह रहा है अरुण? सर T1 टाइम्स LS3 अपॉन 1 प्लस T2 टाइम्स LS3 दे रखा है कंसंट्रेशन में, इसका हाँ। अपन ऑर्डर क्या करेंगे? हाँ, इसका तो ऑर्डर अनडिफाइंड होगा ना फर्स्ट वाले का? फर्स्ट वाले का, हाँ, इस ये जो रिएक्शंस होती है ना इस तरीके से, यहाँ पे ये अलग तरीके से आता है, मैं बताऊंगा इसके बारे में। यहाँ कोई ऑर्डर अपने को नहीं बताना है, इसमें कोई कंडीशन लगाओगे तब आपको ऑर्डर बताना है ना, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। उसमें आपको नहीं बताना है ऐसे करके, अभी इसमें बताओ, कंडीशन लगाओगे तभी बताओगे। ठीक है, ओके, चलो, तो यहाँ तक हम लोगों ने ये जो है ना ये कंप्लीट कर लिया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वगैरह के। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो सीट है उसमें क्या हम लोग कर सकते हैं, इसमें उसको करके लाना। क्या हुआ मनीष, तुमको क्या डाउट है, बोलो। सर यहाँ जो रेट लिखे हैं ना सर, लिमिट हाँ। अमोनिया टेंस टू 0 और अमोनिया टेंस टू इंफिनिटी, सर इसका मतलब क्या है सर, एक्चुअल मीनिंग क्या है? मतलब अमोनिया टेंस टू 0 मतलब अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन टेंस टू 0, ऑलमोस्ट लगभग खत्म हो चुका है। मतलब सर सारा ही डिकम्पोज कर गया कंटेनर के अंदर? हाँ, बचा ही नहीं है, और इन्फिनिटी मतलब बहुत ज्यादा रखा हुआ है, अभी शुरुआत हुई है डिकम्पोजिशन की, ठीक है, डिकम्पोजिशन की अभी शुरुआत हुई है, ये मतलब है इसका। तो सर उससे भी ऑर्डर चेंज हो जाते हैं? हाँ, चीजें बदल जाती हैं, अगर मतलब ऑर्डर बदल जाता है, अगर आपकी रिएक्शन कंडीशंस चेंज होती हैं उससे ऑर्डर चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा ना यार, अगर आप अल्काइल हैलाइड का जो है ना चेंज कर देते थे ना अरेंजमेंट अल्काइल हैलाइड को, तो चेंज हो जाता है ना, SN1 से SN2 पहुंच जाता है, SN2 से SN1 में आ जाता है, नहीं पढ़ा था? हाँ, यस सर, गिवन कंडीशन है तो उसके 3-2-1 पढ़ते ना, 3 पढ़ते, या 1-2-3 पढ़ा होगा आपने, तो दैट डिपेंड कि आपने कैसा उसको अरेंज कर रखा, उसके हिसाब से आता था वो, है ना। सर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सर? कौन सा? सर ये मतलब टोटली डिकम्पोज कर जाए ऑलमोस्ट, क्यों नहीं ये होगा? तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है भाई, तो प्रैक्टिकल के टेंशन क्यों करता है ना, पॉसिबल है, प्रैक्टिकली चिंता मत कर, है ना, सब पॉसिबल है, जो पॉसिबल है वही पढ़ाया जा रहा है, चिंता मत कर। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, मजा आ गया सर। एक्सेप्ट करो पहले चीजों को, फिर आप उस पर डाउट करो, है ना, पहले एक्सेप्ट द थिंग्स। भाई रेजोनेंस का सीट तो नहीं दिख रहा है यार, पीडीएफ नहीं है, बंसल क्लासेस का रखा हुआ है, वाइब्रेंट का भी है, एलन का भी है, उसका नहीं है। रेजोनेंस का सीट कहाँ गया, इधर होगा। रेजोनेंस का नहीं है, बाकी सबका तो है। अरे अभी देखते हैं, हार्ड कॉपी में होगा मेरे पास, रुको।